स्टूडेंट्स, कल हमने चर्चा की थी अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ा जाता है और अर्थशास्त्र की विभिन्न जो परिभाषाएं हैं मुख्य, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस पर चर्चा करेंगे। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हम पहले चर्चा करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो और कल हमने इसमें चर्चा की थी कि अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होती हैं। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है, वो सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर यूनिट्स। इसको और आगे समझने के लिए हम इसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे पहली परिभाषा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज in which small components of the system are studied। माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय ये वो ब्रांच है, ज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम आर्थिक सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक सूक्ष्म कौन से होते हैं? जैसे व्यक्ति है, फर्म है, इसके बारे में हम कल पिछले वाले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आगे में इसको और क्लियर करने के लिए हम इसकी डेफिनेशंस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन है वो है हेंडरसन एंड कॉन्ट की। वो कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। हेंडरसन एंड कॉन्ट कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति और व्यक्तित्व के समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। इसके बाद अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे तो वो है मिस वॉटसन की। माइक्रो इकोनॉमिक्स is the theory of behavior of small units like consumers, producers and market। व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म इकाइयों जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट में के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है। यदि हम इन अर्थशास्त्र की इन परिभाषाओं को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वो व्यक्तिगत इकाइयां उपभोक्ता हो सकता है, प्रोड्यूसर एक हो सकता है, मार्केट हो सकता है या फर्म हो सकती है। इन सभी व्यक्तिगत इकाइयों का बाजार के अंदर या जो वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ये उन सब के व्यवहारों का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को और अधिक समझने के लिए हम उसकी कुछ विशेषताओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ इसकी कुछ विशेषताएं दी हैं। पहली विशेषता है इट स्टडीज द स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। ये पहली परिभाषा में भी बात की जा चुकी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म इकाइयों का या सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन मात्र। दूसरा है स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल इकोनॉमी। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का ये एक छोटा रूप है, एक छोटा सा भाग है। इसको समझने के लिए एक मेथड भी यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ स्लाइसिंग। हम किसी बड़े पार्ट को अगर लें और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट दें तो पर्टिकुलर एक टुकड़ा है जो वो मेथड ऑफ स्लाइसिंग है, यानी एक टुकड़े को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में दर्शाते हैं। हम एक इकाई का अध्ययन करते हैं। पूरी इकाई जो है या टोटल इकोनॉमी जो है उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट में बांट दें तो वो माइक्रो इकोनॉमी बनती है। दूसरा ये, अगर इसका थर्ड वाला हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द फॉर्म ऑफ यूनिट इन रिगार्डेड टू बी सो स्मॉल दैट इट्स बिहेवियर हैज नो इफेक्ट ऑन द कम्युनिटी इन शॉर्ट टर्म। इसका आशय यह है कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो तत्व होते हैं उनका जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है वो पूरी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव नहीं डालते हैं। तो और वो भी कब? शॉर्ट रन यानी अल्पावधि। अब अल्पावधि में किसी भी एक इकाई का व्यवहार आर्थिक क्रियाओं पर या अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालता। हाँ, दीर्घकाल में इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन अल्पकाल में एक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्पकाल में, दीर्घकाल में इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत निर्धारण और उत्पादन निर्धारण के लिए आवश्यक है। अभी हमने चर्चा की व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है वो तीन अपने प्रकार की होती है। पहली होती है माइक्रोस्टैटिक, फिर डायनामिक और तीसरी कंप्यूटिंग। सबसे पहली जो है वो माइक्रोस्टैटिक है, यानी व्यष्टि स्थितिक। इसको समझने के लिए हमने सबसे पहला जो एलिमेंट लिया है वो लिया है टाइम एलिमेंट। जैसे हमने दो एलिमेंट लिए, डिमांड और सप्लाई। दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक दिए हुए निश्चित समय पर दो वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है। जैसे वेरिएबल्स क्या है, डिमांड है, मान लीजिए डिमांड और सप्लाई है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर क्या रिलेशन है, इसे हम बोलेंगे आर्थिक स्थिति। हम इसके बाद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उस समय के बाद में बात नहीं कर रहे हैं, उस समय के पहले की बात नहीं कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर रहे हैं कि उन दोनों रिलेशंस के बीच में क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस क्या है, ये हम पर्टिकुलर पॉइंट पर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्टैटिक। और यदि हम इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, और उनके बीच का रिलेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में क्या रहा, पीछे क्या रहा, अगर हम ऐसे रिलेशंस को चेक करते हैं तो इसको बोलते हैं माइक्रो डायनेमिक। तो हम पहले बात करें टाइम एलिमेंट के हिसाब से, तो माइक्रोस्टैटिक जो होता है वो टाइम एलिमेंट से रिलेटेड है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पर दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है इसको शो करता है। जैसे हम आज के पॉइंट पर बात करते हैं कि यदि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। कब? आज की बात कर रहे हैं हम आगे और उसके पीछे की बात नहीं कर रहे हैं। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर रहे हैं कि उस पॉइंट पर आज की डेट में डिमांड का प्राइस पर क्या इफेक्ट है। तो ये हम आज की डेट में कर रहे हैं और एक निश्चित बिंदु पर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो स्टैटिक। जैसा इसका एग्जाम्पल में भी दिया है कि at any particular time the price of commodity is determined by forces of demand and supply. Microstatic analysis the equilibrium price at particular time by assuming that the mutual relation of micro factors will not undergo any change. वही at any particular time, यहाँ पर देखिए particular time पर price of commodity is determined by force of डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो ये है, पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम पर डिमांड और जो सप्लाई है उसकी फोर्स से कितनी प्राइस डिसाइड हुई है। डिमांड और सप्लाई की जो फोर्स है, जो प्राइस मैकेनिज्म है, जैसे हम प्राइस मैकेनिज्म के बारे में भी जानते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म में डिमांड और सप्लाई किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है। तो हम उस वस्तु की कीमत का निर्धारण एक पर्टिकुलर समय पर बात करते हैं, तो ये माइक्रो स्टैटिक विषय के अंदर आता है। इसको समझने के लिए हम इस रेखा चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस रेखा चित्र में दो बिंदु दिए हुए हैं, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। यहाँ डिमांड और सप्लाई, आप देखिए इन दोनों फैक्टर्स ने मिलकर एक इक्विलिब्रियम बनाया है। इस इक्विलिब्रियम से इसकी एक प्राइस पर्टिकुलर टाइम पर डिसाइड हुई है और टाइम के साथ साथ इसकी क्वांटिटी डिसाइड हुई है। तो जब डिमांड और सप्लाई, दो प्राइस मैकेनिज्म फैक्टर्स जो डिमांड और सप्लाई है मिलकर एक निश्चित समय पर जो कीमत बनाते हैं, ये आर्थिक स्थिति को दर्शा रही है। इसमें ना तो डिमांड में कोई चेंज हुआ है, ना कोई सप्लाई में चेंज हुआ है। एक पर्टिकुलर टाइम पर ये किसी भी कीमत को निर्धारण करने की को बताता है। देख लीजिए यहाँ पर डिमांड और सप्लाई में कोई चेंजेस शो नहीं हुआ है। ये आर्थिक स्थितिक वाला डायग्राम है जिसमें सिर्फ हमें दो ही फलक मिलते हैं, एक डिमांड वाला और एक सप्लाई वाला, और ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, अपोजिट वेरिएबल्स को मिलते हैं, उस बिंदु को हम ई पर दर्शाते हैं, और इससे कीमत और उत्पादन दोनों का निर्धारण होता है।
ये आर्थिक स्थिति की व्यष्टि प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण की वह विधि है जिसमें प्रारंभिक संतुलन से नवीन संतुलन तक पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यह उन सभी शक्तियों का विश्लेषण करता है जिनके द्वारा पुराने साम्य को भंग करके नया साम्य स्थापित हुआ है। इसलिए इसे हम टाइम एलिमेंट के इस इक्वेशन से समझ सकते हैं जिसमें ये एस टी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी टी माइनस, जिसमें यह दर्शाया गया है कि वर्तमान समय की पूर्ति पिछले प्रचलित समय की कीमतों पर निर्भर करती है। इसे हम इस रेखाचित्र के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि P1 और Q1 ये पूर्व का निर्धारित बिंदु है। ये पूर्व के साम्य को दर्शाता है कि साम्य यहाँ पर था और जैसे ही डिमांड बढ़ी, एक निश्चित समय अवधि के बाद डिमांड बढ़ी एक दूसरे समय पर, तो डिमांड बढ़कर उस हो गई है और डिमांड जैसी बढ़ी तो कीमत बढ़कर P2 और क्वांटिटी बढ़कर Q2 हो गई है। इससे ये नया साम्य बिंदु बना है जो E से E1 की ओर जाता है। ये अर्थव्यवस्था के प्राविगिक अर्थव्यवस्था को बताता है कि कैसे पुराने साम्य को तोड़कर भंग कर नया साम्य स्थापित हुआ है।